जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज हम यूपी पीसीएस के 2018 से लेकर 2025 तक के जो ट्रेंड एनालिसिस रहा है उसको देखेंगे और उनके पीवाईक्यू करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इतना डीप एनालिसिस करेंगे कि आपको इसके ज़्यादा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि आपको मैं याद ही करा दूंगा, ट्रिक से, मेमोनिक से ऐसे याद करा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट व्यूअर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में होने वाला है प्री 2026, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर करंट अफेयर की, पीवाईक्यू की और सीसेट की सभी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और इससे बाद में एक नया बैच या नया क्लास भी लेके आने वाला हूँ, या यूं कहें एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम यूपी पीसीएस द्वारा जो 2025 में जो भी 2026 में जो भी एग्जाम कराए गए हैं उनके क्वेश्चन को लाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे पहले हम लेके आएंगे एपीओ का पेपर। उसका अभी इतना गहन अध्ययन करेंगे कि आपको इसकी ज्यादा कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस पर काम चल चुका है। वो एपीओ को 2026 का, इसमें जैसे जैसा इसमें लिखा है, मैंने आपको वादा है आपसे ऐसा डीप एनालिसिस आपने कहीं नहीं देखा होगा। बस इस पर काम चल रहा है, काज कंप्लीट होने के बाद ही जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बस आपसे निवेदन है कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और भरोसे के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये रहा ट्रेंड एनालिसिस का कुछ डाटा। इस पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर का। 26 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के, मैं इसको सबको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता किससे कौन सी है? इनमें से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन होगा ए। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने की एक आपको ट्रिक बताएं। सुख, यहाँ से सुख से ये तो सुख, आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा उसमें व्याकरण में सुख, सुख सुहा सुग्गा ये क्या है? पर्यायवाची है। सुख किसके है? तोता का। तो दो तोता यानी पक्षी है, तो इसमें बाज है, बाज, बाज तोता। तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद के संहिता किससे संबंधित है? वाजस्नेय से। अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वाजस्नेय संहिता शुक्ल यजुर्वेद की एक प्रमुख और प्रसिद्ध संहिता है। इसका नाम याज्ञवल्क्य के पैतृक नाम वाजस्नेय से लिया गया। तो किससे लिया गया? याज्ञवल्क्य, एक ऋषि हैं। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त मंत्र, विधि, अनुष्ठान संबंधी दिशा निर्देश शामिल हैं। इसमें इसमें किसमें यानी शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है। जैसे पूर्ण 10 पूर्ण मास यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, सोम यज्ञ, चातुर्मास वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ और पितृमेध यज्ञ। तो वासनेय संहिता जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इसका नाम याज्ञवल्क्य के पैतृक नाम वासनेय से लिया गया है। इसमें यज्ञों के बारे में वर्णन मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करें? तो यज्ञ में या ऐसे लिखते हैं यज्ञ, तो इसमें ये हटा दो। जैसे ये एक ये मैंने ये हटा दिया तो यज्ञ बन गया, यजुर्वेद बन गया। इसमें ऐसे जोड़ दिया तो यज्ञ बन गया। तो ऐसे ही आप याद कर लो ट्रिक से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो सभी को मालूम है कलिंग राजा खारवेल। एक कलिंग राजा खारवेल, कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और कलिंग, आपको युद्ध याद होगा, अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसको देखकर हृदय परिवर्तित हो गया था अशोक का, और अशोक ने उसके बाद से धम्म की नीति अपनाई। आपको याद होगा। और ये भी याद होगा कि कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे। ये भी पूछा जा सकता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी में है। तो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ओडिशा में है। यह महामेघ वाहन वंश, तो यह महामेघ वाहन वंश के तृतीय राजा राजा खारवेल ने खुदवाया था। इसके इसमें क्या है? इसमें सैन्य अभियानों का उल्लेख है, प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है, जन कल्याण कार्यों का उल्लेख है, साथ साथ धार्मिक झुकाव, इसमें जैसे मैंने आपको बताया जैन धर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। और खारवेल ने जैन साधुओं हेतु उदयगिरी की कई गुफाएं बनवाई थी। उदयगिरी गुफा, खारवेल, कलिंग राजा, ये सब आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जाने से पहले ये आप जो एनालिसिस मैंने बोला तो आपसे वादा किया था डीप एनालिसिस करेंगे, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि कनिष्क, कनिष्क के दरबार के सबसे प्रमुख जो जो बोलते हैं
योग्य योग्य दरबारी कौन थे, ये बहुत पूछा था। अश्वघोष, अश्वघोष कनिष्क के दरबार के योग्य दरबारी थे। इनकी रचना है सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित, सौंदरानंद। ये क्या है? ये इनकी रचना है, किसकी? अश्वघोष की। तो ये संस्कृत में रचित है। और अशोक, अशोक के 14 शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अधिकतर। अशोक के शिलालेखों को देखो, हम आपको बताते हैं। अशोक के शिलालेखों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जो भारत में मिले हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, और जो उत्तर पश्चिम एरिया में मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, और जो अफगानिस्तान साइड मिले हैं वो अरामाइक लिपि में मिले हैं। और ऐसे पूछते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी याद रखना है। और अशोक का शासनकाल पूछे तो ये भी, अशोक का शासनकाल 200 एक 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा है। अशोक का शासनकाल रहा है। और अशोक के शासनकाल किस वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 12वें वर्ष में लड़ा था। गलत हो जाएगा, 12वें वर्ष नहीं, 12वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है, और लड़ा था 8वें वर्ष में। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। तो अशोक के शिलालेख ही पूछ सकते हैं। अशोक के शिलालेख किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक के देखो शिलालेख, जो गुर्जरा और मास्की, एक गुर्जरा मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिर्फ गुर्जरा और मास्की शिलालेख में अशोक नाम मिलता है, बाकी किसी में अशोक नहीं नाम मिलता है। बाकी देव नाम प्रिय नाम मिलता है, देश प्रिय नाम मिलता है। और अगला ऑप्शन कौन बचा? ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी क्या रही? कन्नौज रही है। कन्नौज रही है। कन्नौज, कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध का केंद्र भी रहा है, आपने पढ़ा होगा, त्रिपक्षीय युद्ध का केंद्र रहा है कन्नौज। और कन्नौज की राजधानी किसने बनाई थी? कन्नौज की राजधानी हर्षवर्धन ने बनाई थी। पहले कौन सी थी? थानेश्वर थी, थानेश्वर। थानेश्वर पहले हर्षवर्धन की राजधानी, ये वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। अब आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया डीप एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों को कालक्रम से लगाना है कि इनकी कब स्थापना हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराजेश्वर मंदिर भी इसे बोलते हैं, जैसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। फिर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, और इसकी ये गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी भी बनाई थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। अभी आपको सब बताएंगे। फिर शोर मंदिर, ये कहाँ है? ये भी महाबलीपुरम में है। तो ऐसे पूछा कि शोर मंदिर कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम में है। और ये 720 के आसपास बना था, 720 ईसा पूर्व में। और सप्त पैगोड़ा नाम से मालूम पड़ा, सप्त सात, तो 7वीं शताब्दी में बना था ये। तो यहाँ कैसे, अगर ऑप्शन क्या होगा? पहले नंबर पे कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा, पहले नंबर पे चौथा। तो कहाँ से स्टार्ट है? तो ऑप्शन डी। आइए इनके बारे में पहले डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। सप्त पैगोड़ा 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया है। इन्हें महामल्ल भी कहते हैं, महामल्ल या मामल्ल। अब देखिए, आप सुनिए। जो पल्लव शासक है, पल्लव शासकों को ही द्रविड़ वास्तुकला का एक जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने बेस तैयार किया, इसके बाद चोलों ने उस पर अच्छा सा निर्माण किया, बृहदेश्वर मंदिर। तो ऐसे पूछना कि द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत कब से हुई थी, तो किसने की थी? पल्लव शासकों ने की थी। और पल्लव शासकों में कौन कौन से हैं? जैसे महेंद्र वर्मन रहे हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और नंदी वर्मन रहे हैं। तो महेंद्र वर्मन के नाम पर ही महेंद्र वर्मन शैली, और नरसिंह वर्मन के नाम से ही नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ल कहते हैं, इसे मामल्ल शैली भी कहते हैं। मामल्ल शैली। इसमें प्रमुख मंदिर कौन कौन से बनाए गए हैं? जैसे कि सप्त पैगोड़ा मंदिर। सप्त पैगोड़ा इसे क्यों कहते हैं? देखो, इसमें 7 मंदिर बने हैं। इस 7 मंदिर को सामूहिक रूप से ही सप्त पैगोड़ा कहते हैं। और इन 7 मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर किसका है? तो धर्मराज का। ये पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा मंदिर किसका है? धर्मराज का मंदिर। और सबसे छोटा मंदिर किसका? द्रौपदी का मंदिर है। समझ गए? और इस मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन प्रथम शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि मंदिरों को रथ के आकार में बनाया गया है, रथ के आकार में बनाया गया है। और मंदिर को एकाश्म पत्थर समझ रहे हो? जैसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, इसे बोलते हैं एकाश्म शैली, एकाश्म पत्थर। तो समझ गए आप? तो हो सकता है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड को, बैकग्राउंड को कम कर लीजिए। ठीक है? तो पहला, आपको ये पोस्टमार्टम हो चुका है नरसिंह वर्मन का, नरसिंह वर्मन प्रथम का। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम को ही मामल्य शैली भी कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि इनका नाम मामल्य था, तो इसलिए मामल्य शैली कहते हैं। और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये किसका संबंध है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम से। सॉरी सॉरी, ये गलत टाइप हो गया, मिस्टेक हो गया। इसमें महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, इसका संबंध नरसिंह वर्मन द्वितीय से है। सॉरी फॉर दैट, गलत टाइप हो गया। और आगे देखते हैं। अगला है शोर मंदिर। शोर मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ये 725 में बना था। क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके उत्तराधिकारी हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने ही इसका निर्माण कराया। और इन्होंने ही कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर,
कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही हम किस शैली के नाम से जानते हैं? आपको मालूम है, राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली का संबंध, राज सिंह शैली की जन्मदाता कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। एक कैलाशनाथ मंदिर आपको मालूम होगा कि राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था। मालूम है, जब महाराष्ट्र के बाद कौन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। और सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। महाराष्ट्र में बनाया था, पहाड़ी को काट कर बनाया था। कृष्ण राजपूत शासक थे, कृष्ण प्रथम थे। और एक कैलाशनाथ मंदिर है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो मिक्स नहीं करना है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने और राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पत्थर को काट कर बनाया था, महाराष्ट्र में है। तो आप समझे? मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबली सॉरी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्त पैगोड़ा मंदिर निर्माण कराया। इसे सप्त पैगोड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 7 मंदिर थे। सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज मंदिर था और सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर था। अन्य मंदिर कौन से थे? इसे 7 में, जैसे गणेश मंदिर था, अर्जुन मंदिर था, ये मंदिर थे। अब आप समझ लिया कि सप्त पैगोड़ा क्यों कहा गया। और याद करने की ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। सत सत सात सप्त, सातवें सप्त में इनके उत्तराधिकारी हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने क्या निर्माण कराया? इन्होंने कांची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसका निर्माण कराया। और इनकी शैली को ही राज सिंह शैली कहते हैं, क्योंकि इनका नाम राज सिंह था, इसलिए इन्हें राज सिंह शैली कहते हैं। फिर नंदी वर्मन शैली इनके उत्तराधिकारी हुए। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं, इसको भी बाकी है भी। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, बृहदेश्वर मंदिर। ये इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसे चोल राजा राजराज ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? तो तंजावुर में। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच में है। चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर इसकी बड़े आकार के कारण इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है। इसमें नंदी, विश्व की सबसे ऊंची नंदी की मूर्ति, सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बृहदेश्वर में ही बनी है, बृहदेश्वर मंदिर में ही। ठीक है। ये द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना। ये पूछ सकते हैं कि किस ग्रेनाइट पत्थर का है? ग्रेनाइट पत्थर से बना है, ये पूछ सकते हैं, ग्रेनाइट पत्थर से। ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है, राजराज चोल प्रथम ने बनाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये तंजावुर में स्थित है। फिर अगला क्या हुआ? गंगई कोंड चोलपुरम, 1035। 1035 ये राजराज चोल प्रथम के उत्तराधिकारी हुए, राजेंद्र चोल प्रथम। और राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण इसलिए करा कि उन्होंने गंगा पर विजय प्राप्त की। गंगा पर यानी बंगाल के शासक को हराकर वहां पर वहां के जलाशय से एक झील का निर्माण कराया। और उसी को ही गंगे कोंड चोलपुरम, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर में निर्माण कराया। तो ऐसे आप याद करिए, जिसने उपाधि धारण की उसी ने ही मंदिर निर्माण कराया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। और गंगे कोंड चोलपुरम राजधानी किसकी रही है? राजेंद्र प्रथम की रही है। तो हुआ अच्छा से पोस्टमार्टम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और मंदिर याद कीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर? द्वार समुद्र में है। ये भी पूछ नहीं सकते हैं। तो किसने बनाया था? ये राज राजा द्वितीय ने बनाया था, राज राजा द्वितीय ने बनवाया था, राज राजा द्वितीय ने बनाया था। ऐरावतेश्वर का सॉरी दारा दारा समुद्रम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर द्वार समुद्र का, दारा समुद्रम का, ये याद कीजिए आप। और ये पता कब? तो 12वीं शताब्दी में। तो आपको मालूम है 7वीं शताब्दी 725, फिर 1010, 1035 और 12वीं शताब्दी में। तो क्रम से सब याद हो गया आपको, क्रोनोलॉजी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल पशुओं के पालन के लिए प्रमाण प्रदान करता है? यानी किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन पशुओं के पालन का साक्ष्य मिलता है? तो कैसे मिलता है? बागौर से मिलता है, बागौर से। अब मैंने आपको याद वादा किया था शुरू में कि मैं आपको याद करा दूंगा, तो कैसे याद करेंगे? इसमें लिखा है बागौर, गौर लिखा है, गौर। आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी तंत्र में, कि गौर जानवर जो गोवा और बिहार का राज पक्षी भी है, जिसे इंडियन बाइसन कहते हैं, इंडियन बाइसन या मैथुन, इंडियन बाइसन या मैथुन बोलते हैं, जो गोवा और बिहार का पक्षी राज पशु भी है। तो गौर, उसे याद कर लो। और जो ये भी पूछ सकते हैं कि ये गौर आयु सीजन के किस स्टेशन में, आयु सीजन का स्टेटस क्या है इसका? आयु सीजन का स्टेटस है वल्नरेबल, वल्नरेबल में है। तो गौर जो इंडियन बाइसन या कहते हैं, इंडियन बाइसन नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा और बिहार का राज पशु है। ठीक है। तो इसी याद कर लो, पशु है तो चूंकि गौर लिखा है तो यहाँ से याद कर लो गौर यानी पशु, पशुपालन। और ये भी पूछ सकते हैं कि बागोर का संबंध किससे है? तो मध्यकाल से, तो मध्य पाषाण काल के है। आई होप हम आपको डिटेल एनालिसिस करा पा रहे हैं।
हाँ, और कोई भी कमी हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आपका सुझाव का इंतज़ार करूँगा। तो पशुपालन के साथ गौर, बागौर और गौर से आपको कितने पॉइंट याद हो गए? सॉरी, गोवा का और बिहार का राज्य पशु भी याद हो गया, गौर की आयु से स्टेटस मालूम पड़ गई है, गाय वल्नरेबल है और भारत की अनुसूची 1 में अपेंडिक्स 1 में है, ये भी याद लीजिए आप। और ये दक्षिण एशिया जो हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया का जानवर पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में जाने से पहले ये देख लीजिए, आप ये भी नोट कर लीजिए। पशुपालन के सबसे प्रारंभिक प्रमाण मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में मिलते हैं और राजस्थान के बागौर में। ये पूछते हैं कि बागौर कहाँ पर है, तो राजस्थान की भीलवाड़ा में है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन के सबसे प्रारंभिक प्रमाण, अगर बागौर ना ऑप्शन होता तो क्या होता, आदमगढ़ होता। क्या पता अगली बार बागों ना देके आदमगढ़ दे दे, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन का सबसे ज्यादा सबसे प्रथम साथ मिलता है, और राजस्थान के बागौर में। बागौर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, और आदमगढ़ होशंगाबाद में। और आप ये देखिए, जो मध्यकालीन साइट है, मध्य पाषाणकालीन साइट देख लीजिए कहाँ पर है। ये ये आपको मैप स्क्रीन शॉट मार लीजिए, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? ये यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन से हैं? लोथल आप सभी को मालूम है, गुजरात में है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्या बोलते हैं, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ मिलता है, लोथल में मिलता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किस नदी किनारे, ये भी पूछे तो ये भोगवा नदी किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल में किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। हुलास ये सहारनपुर में, सहारनपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो एक ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वाला है। और आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ में मिलता है। और कालीबंगन कहाँ, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, अब आप हो सकता है कर सकते हैं। आइए अगले देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे, ये देखिए थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखो मांडा, मांडा और मांडी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मांडा ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो मांडी अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। तो ये भी है, तो सबसे ऊपर क्षेत्र मांडी, सबसे नीचे दैमाबाद, सबसे पूर्व में है सबसे पश्चिम में सुतकांगेड, और सबसे पूर्व में है अभी आलमगीर, मैंने आपको बताया था। तो ये आलमगीर से लेकर सुतकांगेड, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ तक फैली थी। अब ये आपके देख लीजिए, रोपर, रोपर पंजाब में पड़ता है। ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है, राखीगढ़ी पड़ती है, सॉरी, हरियाणा में। तो मैं आपको जूम आउट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, ये सोचकांगेडोर, बालाकोट, ये चनुदड़ो, कोट दीजी, गनेरी वाला, कालीबंगा, बनावली हरियाणा, ठीक है, राखीगढ़ी, ये सब देख लीजिए आप। और तुर्कोदा, धौलावीरा, धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण, धौलावीरा को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, जल संचय के लिए प्रसिद्ध है। और धौलावीरा से ही साइन बोर्ड के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से ही स्टेडियम मिला है। ठीक है, इतनी बातें, आप अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है? ऐसे बता दें कि किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है? तो किससे, अयोध्या अभिलेख से। और हाथी गुम्फा अभिलेख मैंने अभी आपको बताया, कलिंग राजा खारवेल, याद है, उदयगिरी गुफा, सब याद आया आपको। बेसनगर अभिलेख और सारनाथ अभिलेख, इनके बारे में जानकारी। सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास में। और यज्ञों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, यज्ञ के बारे में यज्ञ ट्रिक से बताया था, आपको याद है? सबसे पहला ही क्वेश्चन था यज्ञ का, याद कीजिए आप। यजुर्वेद करके बनाया था, सुख सुख सुआ, और बाज करके, बाज और कबूतर तोता, याद आया होगा। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देखते हैं इसका। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त। और इसकी हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की। कब की, 185 ईसा पूर्व में। ये आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करने के लिए कि ये भी पूछा जा सकता है। डिटेल एनालिसिस मतलब यही होता है। और अयोध्या अभिलेख से जो शुंग वंश के शासक
संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की जो दस दो पश्चिम की चर्चा मिलती है उसको धनदेव का अभिलेख भी कहते हैं। तो ऐसे पूछना है कि किस अभिलेख को धनदेव का अभिलेख भी कहते हैं? तो अयोध्या अभिलेख को। अब याद करने की कैसे ट्रिक बताएं? तो चूंकि आपको देखो अभी चल रहा है अयोध्या में धन का गमन का मामला, अयोध्या में तो धन का गमन, तो धनदेव और अयोध्या अभिलेख, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को एक ब्राह्मण बताया गया, ब्राह्मण शासक बताया गया है, ब्राह्मण का पुनरुत्थान किया, वर्ण व्यवस्था। ये पूछा है स्टेटमेंट में कि पुष्यमित्र शुंग ने वर्ण व्यवस्था को समर्थन किया, हाँ शुंग ने किया। वैदिक परंपराओं पर जोर दिया, क्योंकि यज्ञ का काम किसमें मिलता है? आपको वैदिक परंपरा मिलता है, तो उसका ही इन्होंने बढ़ावा दिया। कॉमन सेंस है। वे कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में पतंजलि, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पीसी में भी पूछा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है ये कि उनके किसके दरबार में पतंजलि थे? पतंजलि किसके दरबार के थे? पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग की दरबार में। याद करने की ट्रिक, पास है पतंजलि, पास है पुष्यमित्र शुंग। और कनिष्क के दरबार में कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था, याद आया आपको? अश्वघोष। उनके 3 पुस्तकों के नाम बताए थे, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और पाणिनि, और जिन्हें पाणिनि की अष्टध्यायी पर प्रसिद्ध टीका महाभाष्य लिखी। इसके कहने का मतलब है कि पतंजलि जो पुष्यमित्र सिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने पतंजलि की पुस्तक, उसका नाम है अष्टाध्यायी, जो व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पर भाष्य यानी टीका लिखा है। उसका नाम क्या है? महाभाष्य है। तो महाभाष्य के रचयिता पूछते कौन है? महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। और किस पर आधारित है? ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूछा जा सकता है। और योग सूत्र की रचना किसने की? वो भी की पतंजलि ने। आप कैसे याद कर लें? पतंजलि, पतंजलि के प्रोडक्ट थे बाबा रामदेव के, वो देखो योग से प्रसिद्ध हुए थे, तो ऐसे आप याद कर लीजिए योग से। चलिए, डिटेल एनालिसिस हो रहा है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में युग में कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। कि ध्रुवदास ने भागवत नामावली की रचना की, सही बात है। और नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, सही बात है। ये हिंदी लिटरेचर जिसका ऑप्शनल होगा उसको तो बल्ले बल्ले उसको याद होगा। नाभादास, अब याद करने की तो कैसे था? नाभा को बोलते हो लाभ, नाभा लाभा, लाभा में लाभ, लाभ होगा तो मालामाल हो जाएगा, तो भक्तमाल, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो नाभादास की रचना किसने करी थी? नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। ध्रुवदास ने भागवत नामावली की रचना की। रस खान ने रसिकप्रिया की रचना, नहीं नहीं नहीं, रस खान ने नहीं रसिकप्रिया की रचना, रसिकप्रिया की रचना केशव दास ने की थी, आपने पढ़ा होगा। इन्हें काव्य का प्रेत कहा शुक्ल जी ने, हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा, मुझे मालूम। और रसखान एक, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये क्या रसखान की कथन प्रसिद्ध पंक्ति है। और ये तो गलत पूछा था, तो मैंने गलत बता दिया कि कौन सा गलत है, कि रसखान वाला, रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। और उस्मान, उस्मान की चित्रावली, ये सही है, उस्मान की चित्रावली। अब इसको इसे याद कराऊं, उस्मान का तो आसमान, आसमान के ही चित्र जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जिसमें बादल गरज रहा हो, ये सब फेमस होता है, उस्मान की चित्रावली। हाँ, आप ये एक बात और नोट कीजिए, इनका उस्मान, सॉरी, क्या रसखान का वास्तविक नाम पूछ दे तो इब्राहिम खान है, इब्राहिम। ठीक है। और ये कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहते हैं, ये पूछ सकता है। कृष्ण भक्ति, अब याद करने की ट्रिक कैसे है, जो इन्होंने कृष्ण के बहुत गीत गाए थे, तो कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित है, ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है, इसमें भी गलत बताना है आपको। अदीना मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में सही है। दाखिल दरवाजा गोंड सही है। और तीन दरवाजा अहमदाबाद सही है। और अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है भाई, अदीना मस्जिद मालदा में है। मालदा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और मालदा का आम बहुत फेमस है, मालदा का आम, मालदा का आम बहुत फेमस है। अब आइए दो दो पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। अदीना मस्जिद जो मालदा में है, इसका निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था। और कब कराया था? तो 1369 में। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करने की। अदीना में लिखा है दीना, दीना में से देना, जो देगा तो माल माल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, तो मालदा, माल से माला माल हो जाएगा जो दीना। तो ये याद कर लीजिए। और ये पॉइंट नोट कीजिए आप, यह मध्यकालीन भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक थी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगला है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है, ऐसे याद कीजिए। और जौनपुर में कौन से वंश ने शासन किया? तो सरकी वंश ने शासन किया था। तो सरकी वंश ने शासन किया था, तो सरकी, महमूद शाह सरकी, महमूद शाह सरकी जो, सॉरी, महमूद शाह सरकी की माता जो राबिया, सॉरी, बीबी राजिया थी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, लाल दरवाजा का मंदिर, सॉरी, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण सरकी वंश के शासक, जिनका नाम है बीबी राजिया, इन्होंने करवाया था। और ये लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है, क्योंकि सरकी वंश सरकी स्थापत्य कला, सरकी वास्तुकला, सरकी वास्तुकला में निर्मित है। और लाल बलुआ, ये इंपॉर्टेंट है, लाल बलुआ पत्थर, क्योंकि याद याद कर लीजिए, लाल से लाल याद कर लीजिए। और देखिए एक ट्रिक बताएं आपको, लाल दरवाजा मस्जिद जो जौनपुर में है, इसका निर्माण, लाल से लाल दरवाजा
लाल यानी बीबी। बीबी देखो कुछ छोटी सी बातों में लाल हो जाती है, छोटी सी छोटी बातों में लाल हो जाती है, तो बीबी यानी बीबी लाल हो गई, तो लाल से बीबी राजिया, ऐसे याद कर लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन है दाखिला दरवाजा या दाखिला दरवाजा, ये कहाँ पर है? ये गोंड या लखनौती में, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर है। तो अब आज ये दाखिला कहाँ है? जैसे दो चीज हैं, दो, एक जैसे पश्चिम बंगाल है, एक भारत है, तो इनके बीच में आप अंदर दाखिला करोगे, ये सीमा पर है, ऐसे याद लीजिए। मैं समझ रहे हैं मैं कहने का तात्पर्य है। आप कहीं दाखिला अंदर अंदर एंटर करेंगे, दाखिला करेंगे, दाखिला क्या? सीमा से, तो सीमा में, तो ऐसे याद कर लीजिए। इसका निर्माण पूछे तो निर्माण 15वीं सदी में पूछा हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो गोंड दुर्ग। गोंड दुर्ग दाखिला है, कोई दुर्ग में आप दाखिला कर रहे हैं, तो गोंड दुर्ग कहाँ पर है? ये पूछ सकते थे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये ईंटों से निर्मित विशाल प्रवेश द्वार है, ये ईंटों का बना है, ये इसमें पत्थर नहीं, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? टॉप हुआ था तीन दरवाजा मंदिर। तीन दरवाजा मंदिर का, सॉरी, तीन दरवाजा कहाँ है? तीन दरवाजा ये अहमदाबाद में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान अहमद शाह ने कराया था, अहमद शाह, अहमदाबाद। अच्छा कर लीजिए। और बावड़ा किले या शहर के मुख्य द्वार का हिस्सा है ये। किसी बावड़ा किला कहाँ पर है? बावड़ा किला, सॉरी, बाढ़ा किला कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ऐसे याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के, सॉरी, तुर्कों के भारत पर आक्रमण सफल रहे। उत्तर, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। देखो, आपको कथन कारण में सबसे इंपॉर्टेंट है, कथन पढ़ो, उसमें तुरंत क्यों की लगाओ। अगर क्यों की के बाद अगर जवाब सही आ रहा है तो समझो इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। जैसे तुर्कों के भारत पर आक्रमण सफल रहे क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है तो पहले सही है। और उसमें पहला आक्रमण किसने, 1001 में किसने किया था? आपको पता होगा, महबूब गजनवी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, और 1026 में महबूब गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो उसके 100 वर्ष है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ आक्रमण पूछ सकता है, कब हुआ था? 1026 में। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है समुद्रगुप्त के समकालीन जो दक्षिण भारत के राजा थे और उनके राज्य। तो वो आपने पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध किए और सभी में विजयी रहा। और समुद्रगुप्त के जो राज कवि हैं, क्या नाम है उनका? हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति बोलते, प्रयाग यानी प्रयागराज, जिसे वर्तमान नाम प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन ने इसे चंपू शैली लिखा था। चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य को मिलाकर जो लिखी जाती है उसे चंपू शैली कहते हैं। तो इतनी बात आप शुरू में याद लीजिए। कहा थे तो समुद्रगुप्त के दक्षिण राजा, समुद्रगुप्त के जो दक्षिण भारत के समकालीन राजा कौन थे? हाँ, एक बात आई तो सुन लीजिए आप। समुद्रगुप्त ने एक उत्तरावत का अभियान लिखा किया और दक्षिणापथ का अभियान किया। तो इन अभियानों के बारे में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे आप। ये देखिए, पहला क्या है? धनंजय। धनंजय किसके राजा थे? धनंजय का राज क्षेत्र क्या था? तो कुशलपुरा था। इसको मैं आपको बताएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर नीलराज। नीलराज का संबंध किससे था? तो अवमुक्त क्षेत्र से था। और उग्रसेन, उग्रसेन का संबंध पालक से था। और विष्णु गोप का संबंध कांची से था। अब आप सुनिए, याद करने की तरीका तैयार है। हमने आपसे वादा किया था याद करने का, सुनिए आप। देखो, इसमें लिखा है धन, जिसके पास धन होगा वो खुश रहेगा। खुश, 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 खुश लिखा है, जैसे याद कर लीजिए। ये क्या हो गया? अगला, अगला है नीलराज। और नीलराज में लिखा राज, आदमी जब राज करता है तो उसमें कहते हैं कोई रोक टोक ना, एकदम मुक्त रहे, राज करें, तो राज से मुक्त, अब मुक्त हो गया। ठीक है। और उग्रसेन, उग्रसेन का मैं बना नहीं पाया, तो उग्रसेन आप रट लीजिए, पालक है। और विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त को ले दो घोंप, छुरा घोंपा जाता है, तो घोंप, तो घोंप क्या होगा? छुरा घोंस दिया, चाकू घोंस दी, कैंची घोंस दी, तो कैंची से कांची, ऐसे दो कांची, तो घोंप से कांची। ठीक है। अब आइए देखते हैं समुद्रगुप्त के कुछ, मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त के अभियान। समुद्रगुप्त की अगर बात अब समुद्रगुप्त की होती है तो कवर ही कर लेते हैं इसको। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सबसे पहले इसका शासनकाल क्या रहा? तो 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व, 319 से 335, ये चंद्रगुप्त प्रथम का रहा था। तो ये ऐसे बोलते हैं कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल 319 से 335 ईसा पूर्व रहा है, सॉरी ईसवी रहा है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी रहा है। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसने 100 युद्ध किए थे और सभी में विजयी रहा था। इसका महत्वपूर्ण युद्ध अभियान, जैसे उत्तरापथ का अभियान जिसे बोलते हैं, आर्यावर्त का अभियान, मैं लिख दे रहा हूँ, आर्यावर्त का अभियान, आर्यावर्त का अभियान, आर्यावर्त का अभियान। इस अभियान में क्या किया? इस अभियान के तहत इसने उत्तर के राजाओं को पराजित किया और उनके जो राज थे उनके राज अपने राज्य में मिला लिए। तो इस नीति को क्या कहते हैं? इस नीति को बोलते हैं प्रबोधरण नीति।
ये पूछ दे। प्रबोधरण, 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 प्रबोधरण की नीति। तो ऐसे पूछ दे कि प्रबोधरण की नीति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। और किस अभियान से है? तो आर्यभट्ट अभियान से है। और ऐसे पूछ दे कि प्रबोधन नीति में क्या है? तो इसमें उत्तर भारत के जो आर्यवर्त के राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाना। अब इसी के विपरीत एक दूसरी नीति भी है। उस नीति को बोलते हैं कि सर्वराज ग्रहण। मैं लिख दे रहा हूँ। सर्वराज, सर्वराज ग्रहण, सर्वराज ग्रहण मोक्ष, मोक्षाग्रह, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, अनुग्रह। तो इस नीति में क्या था? इस नीति में इन्होंने दक्षिणापथ अभियान के तहत, अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत कांची के 12 राजाओं को हराया। पहले एक एक करके हराया, तो इन 12 राज इकट्ठे हो गए, तो उसको भी हरा दिया। उसको हरा दिया, साथ साथ उन सभी के जो राज्य थे, उन सबके राज्य लौटा दिए। उत्तर भारत में राज्य रख लिए थे, इस कारण से उसे प्रबोधन नीति कहा गया। और दक्षिण भारत में जीत कर उसके राज्य लौटा दिए, तो इसे बोलते हैं सर्वराज ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। तो सर्वराज्य अनुग्रहण मोक्ष नीति दक्षिण भारत संबंधित है, और प्रबोधन नीति उत्तर भारत यानी आर्यभट्ट संबंधित है। तो ये समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीति पूछ सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त, अब तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, समुद्रगुप्त को बीड़ा पानी कहा गया है। बीड़ा पानी कैसे कहा गया? कि उन्हें एक सिक्के में बीड़ा बजाते हुए कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, क्योंकि बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। और इसमें किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। कहीं हैंगओवर तो नहीं हो रहा? अच्छा, मजा आ रहा है? चलिए, अब तो एक बात और, ये बात में याद आ गई, तो ये भी पूछ सकते हैं। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण, श्रीलंका के राजा समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को राज्य में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। इसके लिए उन्होंने, किन्होंने? समुद्र श्रीलंका के राजा ने, इनका नाम है मेघवर्ण, उन्होंने काफी उपहार दिया था, ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त के दरबार में एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु ने कहेंगे, बौद्ध विद्वान कहेंगे, बौद्ध विद्वान, जिनका नाम है बसुबंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है बसुबंधु, यूपीएससी में पूछा गया है। बसुबंधु, जिनका नाम बसुबंधु है। बसुबंधु को संरक्षण किसने प्रदान किया? समुद्रगुप्त ने। अब इतना बहुत है, अगले देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एपीयू का ही ऐसा एनालिसिस आएगा। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट अफेयर में भी नहीं दिक्कत होगी। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी? ये विदेशी व्यापार संबंधित कौन सी थी? तो नाना देशी। अब याद करने की ट्रिक, तो नाना देशी मतलब नाना प्रकार के, नहीं ऐसे बोलते हैं कि नाना प्रकार के लोग रहते हैं। नाना मीन्स बहुत से, तो जो नाना प्रकार के, यानी नाना प्रकार के देश, देशी में देश, यानी बहुत से देशों से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो नाना है बहुत से, देशी में देश, तो इसे क्या विदेश होंगे ना, बहुत से देश का विदेश होंगे। ऐसे याद लीजिए, नाना प्रकार के यानी नाना देशी। नाना देशी संबंध किससे है? विदेशी व्यापार से। नगरम क्या है? नगर प्रशासन संबंधित इकाई है। नगर प्रशासन, जैसे नाम से मालूम पड़ा, नगर, नगरम। और मणिग्राम क्या है? इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मणिग्राम, मणिग्राम क्या? मणि, मणि आप निकलना, मणि, मणि तो बैंकरों और साहूकारों का संघ है। बैंकरों, 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 साहूकारों, साहूकार, साहूकार आपको पता होगा इतिहास में साहूकार लोन देते थे। इनके जब जिसके पास पैसा होगा वही तो लोन देगा, जिसके पास मनी होगा वही तो लोन देगा। मनी से मणिग्राम। तो मणिग्राम का संबंध किसका है? साहूकारों और बैंकरों, साहूकारों और जो बैंकों का संघ को मणिग्राम कहा गया। नगरम बता ही दिया, नाना देशी विदेशी व्यापार। श्रेणी का, ये व्यापारियों का संघ होता है। मजा आया डीप एनालिसिस? आइए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो फिर कथन और कारण वाला, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी क्यों क्यों लगाओ, आंसर पाओ। मध्य काल में संगीत पर आधारित कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। ये बात सही बात है। मध्यकाल में जो मुगल काल रहा है, उसमें कई फारसी ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है। जैसे आपको याद होगा, आई थिंक सिकंदर लोदी के समय भी बहुत ज्यादा हुआ था ये। और इसका तो वो अलग बात है, कहते हैं मध्यकाल में संगीत पर आधारित कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। सही बात है, क्योंकि प्रारंभिक चिश्ती सूफी समा नामक संगीत परंपराओं के प्रेमी थे, इसलिए। ये गलत है तो कुछ समझ में आ रहा है कुछ? ये बात सच है, लेकिन इसमें कोई लिंक आ रहा है? लिंक तो आ नहीं रहा। ये क्या आंसर क्या होगा? दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। दोनों सही है। और इसलिए आप पूछ सकते हैं कि समा का संबंध किससे है? समा का संबंध चिश्ती परंपरा से, सूफी चिश्ती परंपरा से। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि समा नामक संगीत सभा का उल्लेख का संबंध किससे है? तो ये चिश्ती सूफी से है। ये व्याख्या है, आप व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में पुष्यमित्र सिंह द्वारा
दो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। तो फिर वही घूम फिर के आ गया, मैंने अभी बताया था आपको। अयोध्या अभिलेख, धनदेव, अयोध्या अभिलेख को धनदेव अभिलेख कहते हैं। धनदेव मतलब वही अयोध्या वाला जो चढ़ावा वाला कांड, उससे धन बहुत ज्यादा पैसा, तो जैसे धनदेव अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। सारनाथ अभिलेख कहाँ है? सारनाथ पड़ता है अशोक, अशोक संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से। वैष्णव अभिलेख बताएंगे आपको, धीरे धीरे सब बताएंगे आपको, मैंने आपको बताया है। अब बस आगे बढ़ते हैं, सही देख लेते हैं। धनदेव अभिलेख या अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग को दो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, याद आया कुछ? पतंजलि महाभाष्य याद आया? पाणिनि पे महाभाष्य योग सूत्र लिखा, याद आया? मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको याद आए। सारनाथ अभिलेख अशोक स्तंभ से संबंधित है, अशोक का बौद्ध धर्म संबंधी आदेश है। बेसनगर अभिलेख, ये मैंने आपको नहीं था, अब सुनिए। बेसनगर अभिलेख कहाँ है? बेसनगर अभिलेख का संबंध किससे है? तो हेलियोडोरस से है। हेलियोडोरस का गरुड़ बेस, बेसनगर स्तंभ लेख को हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं, क्योंकि ये हेलियोडोरस थे कौन थे? ये यवन राज के राजदूत थे, यवन के। और इन्होंने ये कृष्ण भक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने गरुड़ को, उन्हें भगवान कृष्ण को समर्पित इस लेख का लिखा है। तो ये भारत में पहला ऐसा उल्लेख है जिसमें विदेशी द्वारा कुछ प्रशंसा की गई है। तो संबंध किसने? कृष्ण भक्ति से। गरुड़ स्तंभ लेख, हेलियोडोरस, बेसनगर अभिलेख। बेस, हाँ ये पूछ दे, अब ये पूछ दे कि बेसनगर अभिलेख किस क्षेत्र में है, ये भी तो पूछना लगता है। बेसनगर अभिलेख क्या है? मध्य प्रदेश की विदिशा में है, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा में है। तो हुआ अच्छा पोस्टमार्टम। हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे पहले मैंने आपको बताया, कलिंग राज कारगिल, उदयगिरी पहाड़ी, याद करो सब, मजा तो आ रहा होगा। ठीक है, अगले देखते हैं। मध्य मध्यकालीन भारत में चकला क्या है? चकला, चकला क्या एक इकाई है, सूबा और परगना के बीच की इकाई है। ठीक है, इसमें और देखते हैं, बीच की इकाई है तो आगे पीछे क्या है? इसका क्रम पूछे दे तो परगना क्या है, सरगना क्या है, ये क्या है, तो देखते हैं। अब ये भी पूछते हैं कि चकला का संबंध किस साम्राज्य से है? मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ऐसे रख दे तो ये भी तो पूछते हैं। तो चकला क्या है? चकला मुगल प्रशासनिक ढांचा है। तो मुगल प्रशासनिक ढांचा कितने भागों में थे? 5 भागों में। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। और सबसे बड़ा सूबा होता था। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा सूबा और सबसे छोटा गांव। चकला, सरकार, सॉरी, सूबा, सरकार, चकला, परगना, गांव, यानी बड़े से छोटे के ऐसे पूछते, क्रम से लगाओ। पूछा जगह है, पूछा जा सकता है फिर से, समझ गए? तो याद करने की ट्रिक आपके यहाँ भैया, ट्रिक बताओ आप, सुनिए। एसएससी लिखिए, एसएससी पीजी, एसएससी के बाद पीजी की, एसएससी के बाद पीजी की, एसएससी समझिए। सूबा, सरकार, चकला और परगना, गांव। एसएससी पीजी, एसएससी के बाद पीजी की, एसएससी पीजी, सूबा, सरकार, चकला, परगना, ग्राम, एसएससी पीजी। याद हुआ ना? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मराठों द्वारा सुरक्षा कर यानी प्रोटेक्शन टैक्स किस नाम से जाना जाता है? तो मराठों ने दो कर लगाए थे मुख्यतः, एक सरदेशमुखी कर, सरदेशमुखी कर, एक चौथ कर, चौथ कर। अब ये भी पूछ दे कि कितना कितना होता है, ये पूछा गया है यार, पूछा गया है। चौथ सरदेशमुखी, सर देश, देश में 10 लिख रहा है, देश 10, ये 10% होता था। देख सुनिए आप, बस याद कीजिए सुनकर। देश 10 यानी 1/10% होता था। चौथ यानी चौथा भाग, चौथा भाग कितना होता है? अगर आप 100 को चार चार भागों में डिवाइड, चार भागों में डिवाइड करो तो कितना होगा? 25%। मैथ में तो बहुत आसान है ये। तो चौथ यानी 1/4, चौथ यानी 1/4, और 100 का है तो कितना कट दो, 25 आ जाएगा। तो ये 25% होता था, ये सुरक्षा कर होता था, ये प्रोटेक्शन टैक्स था। और इस अब कहा जाता है, इतिहासकारों में कहा जाता है कि मराठों के पतन का कारण भी यही बना था, कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, मराठों और अफगानों के बीच, अफगान अब्दाली था और मराठों में सदाशिवराव था और ये एक दो थे। ठीक है, तो इस कहते हैं कि इनके इसी टैक्स के कारण किसी ने इनका साथ नहीं दिया, राजपूतों ने इनका साथ नहीं दिया और अन्य क्षेत्रों ने साथ नहीं दिया, जिस कारण से ये पराजित हुए। एक ये कारण ये भी था। अब बात मैंने बोल ही दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ और किन के बीच में हुआ था। ये रहा इसकी व्याख्या, देख लीजिए। व्याख्या आंसर भी हो जाएगा चौथ। तो वो चौथ मैंने बताया 25% होता है, सुरक्षा के नाम पर लिया जाता है। और सरदेशमुखी 10% था, चौथ, चौथ के अलावा अतिरिक्त कर था। देखिए, और अबवाब, ये पूछ देते अबवाब का संबंध किससे? अबवाब क्या है? तो अबवाब है अतिरिक्त करे था। आ से अबवाब, अबवाब आ से अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर एक्स्ट्रा टैक्स और था। तो ये पूछते कि अबवाद क्या है? तो अबवाद प्रशासनिक इकाई, टैक्स, या कुछ और रख दे ऑप्शन नहीं तो क्या है? अबवाब एक टैक्स है। और जमदानी, जमदानी क्या है? ये वस्त्र का प्रकार है। अब आपको कहेंगे यार किसे यार, इसको कैसे याद करें? बारीक मलमल की एक वस्त्र प्रकार। तो जमदानी एक बोले पूछ लो आप, जब आप कपड़ा लेने जाएंगे तो बोलते थानी, यानी थान से निकाल दो कपड़ा पूरा। तो जो आप कपड़ा लेने आओ तो थानी, तो दानी, दानी जमदानी, ऐसे लो वस्त्र का प्रकार। या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए,
जैसे जमदानी को मच्छरदानी, मच्छरदानी भी कपड़ा ऐसी होती है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, याद करने की जाते क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैर उल मंजिल मस्जिद किसने बनवाई? खैर उन मंजिल खैर उन सॉरी खैर उल मंजिल मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। और किसने बनवाई? तो ये महामनगा। आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, तो उसमें महामनगा निगेटिव रोल दिखाती हैं। ये अकबर की क्या होती है, अकबर की सहज, तो मतलब अकबर का पालन पोषण करती है, अकबर को एक छत्र में, उसके अकबर छत्र में उस समय तक शासन करती है ये महामनगा, इसे बोलते हैं महामंगा शासन या पेटिकोट शासन। तो ऐसे बोलते हैं कि पेटिकोट शासन का संबंध किससे? अकबर से है। और इसका नेतृत्व महामनगा, तो उनके समय और क्या, खैर उल मंजिल मस्जिद का निर्माण भी महान अनगा ने कराया था। कहाँ पर है ये? खैर उल मंजिल, खैर उल मंजिल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि याद हो जाए आपको। खैर उल मंजिल मस्जिद दिल्ली में महामनगा या महामंगा। अब इसको याद कैसे करें? ट्रिक से, क्योंकि मंजिल, अब देखिए वो बुर्ज खलीफा कितने मंजिल है, कितना ऊंचा है, सबसे ऊंची इमारत है। तो मंजिल यानी इमारत, ऊंची यानी महान है, महान है, महान है, महान है, ऐसे याद कर लीजिए आप। और ये रहा इसका व्याख्या। महामंगा अकबर की पालक माता अत्यंत प्रभावशाली रही है। मस्जिद का निर्माण 1561 में हुआ था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता, पूछ सकता है, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान, अकबर की पत्नी जोधाबाई भी थी। और अ, अकबर की दाई कौन थी? जीजी अंगा। जीजी अंगा महामंगा, इनकी जो माता थी पालक माता, और दाई कौन थी? जीजी अंगा। सुनिए, अगर अब जब बात अकबर की उठी है, थोड़ा अकबर के बारे में जान लीजिए। ऐसे पूछते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, सॉरी, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछे, तो अमरकोट, 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 अमरकोट के राजा, राजा 20 साल के यहाँ जन्म हुआ था। और उसका राज्याभिषेक कब, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। 1542 में जन्म हुआ था और 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो कितने, लगभग 13 वर्ष की उम्र में, लगभग 13 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कहाँ पूछे, तो राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, कालानौर में, कालानौर, कालानौर में। तो अब राज्याभिषेक कालानौर में, और जन्म हुआ था अमरकोट के राजा 20 साल के महल में हुआ था। और जब जन्म हुआ था, तो उसके बाद सबसे पहले अकबर ने, सबसे पहले अकबर को कहाँ की सूबेदारी मिली, ये पूछ दे, तो सबसे पहले अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली। उस समय ये 9 वर्ष का था। तो अकबर का संरक्षक पूछ दे, तो अकबर संरक्षक आपको मालूम होगा, बैरम खां था, बैरम बैरम खां। और अकबर देखो, हमें आपको पता है अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में हुआ था, फरवरी 1556 में। और इसका जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, ये भी 1556 में हुआ था। तो उस समय ऐसे पूछते हैं कि अकबर के पानीपत के युद्ध के समय अकबर का उम्र कितनी थी, तो 13 वर्ष थी उसी समय इसका राज्याभिषेक हुआ था। और लेकिन अब तो 13 वर्ष थी, तो ये लड़ने के तो काबिल था नहीं उस समय इतना। तो उसमें पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अक्टूबर में, सॉरी नवंबर में, तो उसे हेमू, हेमचंद, जिसे हेमू विक्रमादित्य बोलते हैं, हेमू और बैरम खां से हुआ था, जो उसका संरक्षक था। तो ये पूछते हैं किस किस से मत हुआ था, तो हेमू और बैरम खां के मत हुआ था, नवंबर 1556 को हुआ था। और पहला युद्ध पानीपत का पूछे, तो 1526 को हुआ था, 1526, मैंने आप सभी बता दिए। 1526, 1556, 1761, तीनों पानीपत के युद्ध बता दिए। लेकिन 61 वाला आप बताना किस किस के मध्य हुआ था मुझे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पानीपत का युद्ध देख ही लिया आपने, कर ही लिया। और हल्दी घाटी, अब जब बात पानीपत की युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध सुन लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के कहाँ पे, हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। 15 जून 1576, सॉरी 18 जून 1576, 1576 को हुआ था। इसमें अकबर और राणा प्रताप को हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। हाँ, ये पूछते हैं कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो राजपूत शासक मान सिंह ने किया था। याद है, मान सिंह और आसिफ खान है, ये दो लोग थे। और अकबर की तरफ से राणा प्रताप की तरफ से कौन से थे, हिंदू थे, लेकिन फिर भी अफगान अफगान तोपची के नाम, अफगान तोपची थे, इसका नाम मैं याद नहीं कर पाऊँ, अफगान तोपची मोहम्मदन थे। और भीलों ने साथ दिया था इनका, राणा प्रताप का। अब भीलों के सरदार, भीलों में कौन था, भीलों के सरदार सरदार थे राणा पूंजा, राणा पूंजा थे। और भामाशाह भी थे इनके साथ में, राणा प्रताप साथ। तो राणा प्रताप में जो अफगान तोपची थे, उनका नाम क्या था, हाँ हाँ, हकीम खान था। हकीम खान जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, उनके महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे। और इन्होंने कली टक्कर दी थी। और ये युद्ध बोलते हैं कि निर्णायक रहा था, कोई नहीं जीता था, क्योंकि महाराणा प्रताप वहां से निकल गए थे, पकड़ नहीं पाए अकबर। और अकबर की तरफ से कौन सा था, तो मान सिंह था और आसफ खां था। तो कुछ ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है। हर एक बात, जब आप अकबर अकबर का देखेंगे, तो ये पूछा गया कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में
फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तो ऐसे पूछते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विजय में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और सबसे तेज विजय कौन सी थी? यही थी सबसे तेज विजय, यही थी गुजरात विजय की। और इसी विजय में पूरी गुजरात के किनारे समुद्र पड़ता है। तो ऐसे पूछते हैं अकबर के किस अभियान में सबसे पहले अकबर ने समुद्र देखा? तो गुजरात विजय के अभियान में। और सबसे तीव्र विजय कौन सी थी? गुजरात विजय थी। इसी के उपलक्ष्य में यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है। और इसे पूछते कि इसका निर्माण कब कराया था? तो 1572 में जब इस युद्ध के लिए लड़ा था, अकबर ने जब 1572 में गुजरात को विजय किया, उसके बाद इसका निर्माण कराया। तो ऐसे पूछते गुजरात विजय 1572 में। तो अकबर के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट हो गए। आप, हो सकता है कि आप मजा आ गया, पढ़ने में मजा आ रहा हो। अब हो गए तो अकबर देख लिया, अकबर मृत्यु कभी थी? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ये भी पूछा गया कि कैसे हो गई थी? तो अतिसार रोग के कारण, ये भी पूछा गया, अतिसार रोग के कारण, अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गई तो अकबर मकबरा पूछ सकता है, तो अकबर मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अब इतना ही रखते हैं। अब अगली बार अकबर आएगा तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण अभियान हुए, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे इबादत खाना, दहसाला प्रणाली, इन सभी के बारे में देखेंगे। तीर्थ यात्रा का, हाँ ये पूछ सकता है कि देखो अब आगे की बात तो ये लिख लिए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त किया था? तो 1563 में, 1563 में इसका तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1564 में जजिया कर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। और तीर्थ यात्रा का 63 में। और दास प्रथा, दास, अब बात उठी है तो ये ले लीजिए। 72 में दास प्रथा समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा का, तासे 63 तासे तीर्थ यात्रा का। और 64 में जजिया कर समाप्त किया। अब जजिया कर की बात उठी है तो सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया, ये भी पूछा गया है। भाई फिरोज तुगलक, जैसे मैंने आपको बताया था, जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने जौनपुर के साथ साथ चार चार शहर की स्थापना की थी, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर। अब जहां से बात उठ जाती है तो कुछ नया फैक्ट आ जाता है, तो बता देते हैं आपको। समझ गए? तो बस अकबर के इतना ही रखिए बस। 62 63 क्या थी दोस्तों? इसे तक बता ही दिया आपको। हाँ हाँ, ये बात अदर होती है। अतः अकबर की अब जब बात उठी है तो अकबर की राजधानी पूछे तो अकबर की राजधानी पहले आगरा थी। तो अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी कब की? सीकरी, सीकरी कब की? एक सीकरी गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये सीकरी, इससे तो फतेहपुर सीकरी कब की? ये पूछे तो देखो सुनो, फतेहपुर सीकरी 1569 में तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना दिया। तो 69 में स्थापना की फतेहपुर सीकरी की, और 71 में राजधानी बना दिया, 2 साल बाद। बस अब अकबर नहीं, अब नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा युग गलत है बताना है। तो देवगिरी, शंकरदेव, होयसला, बीरबल्लाल, वारंगल, रामचंद्र, मदुरै, पांड्य। तो आपको ये समझ नहीं पाओगे। इसमें पता क्या है, ये वंश है, और ये राजधानी है और शासक है, ये बताया है। तो इसमें पता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि देवगिरी, देवगिरी के संबंध किससे है? शंकरदेव से है, सही बात है। और हौसला बीरबल्लाल, हौसला के शासक कौन से? बीरबल्लाल, सही है। वारंगल के काकतीय राजा थे, वारंगल के काकतीय प्रताप रुद्रदेव थे। जो गलत है, ये रामदेव तो ये वारंगल के थोड़े थे, रामदेव तो देवगिरी के राजा थे। ये हाँ देवगिरी होना चाहिए ना, वारंगल गलत है। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव होना चाहिए। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। आइए इसके बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात। देवगिरी था, देवगिरी के यादव, यादव वंश के थे देवगिरी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके प्रमुख शासक कौन थे? देवगिरी के शासन यानी यादव वंश में कौन कौन था? ये सिंहड़ द्वितीय, महादेव और रामचंद्र। रामचंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामचंद्र, आपको याद होगा, इन्हीं के समय सबसे पहले आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में, याद होगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रामचंद्र को रामदेव भी कहते हैं, ये देवगिरी के राजा थे। इन्हीं के समय में सबसे पहले 1306, 1306-7 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दक्षिण भारत में। इनका अभियान, दक्षिण भारत अभियान था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था, यही पूछे हैं। तो मलिक काफूर ने, जो हिजड़ा, इसे गुजरात विजय में खरीदा था, मलिक काफूर, ये पूछ सकते हैं। तो फिर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय, यानी अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1306-7 में वो जो देवगिरी के राजा राम देव को पराजित किया और उनको अधीन किया था 1306-7 में। और 1306-7 में अपने वारंगल के काकतीय राजा 1307-8 में उस समय आक्रमण हुआ था, वारंगल के काकतीय राजा। तो अलाउद्दीन जब खिलजी के बताएंगे तब इसको बता देंगे, ऐसे आपको गलत हो जाएगा, आप समझ मिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखिए कि रामचंद्र के समय ही जो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ था, उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर, और ये आक्रमण किया कराया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ये पूछ सकते हैं। और डेट भी पूछ सकते हैं, 1306-7 में, 1306-7 में।
अगला अगला शंकर देव असम के वैष्णव संत और संत परंपरा के प्रवर्तक थे। शंकर देव, शंकर देव का संबंध किससे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये शंकर देव संबंध वैष्णव परंपरा से है, वैष्णव संत से है, और ये असम के थे, ये भी संबंध है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका, वारंगल की राजधानी क्या थी, पूछते हैं वारंगल के काकतीय वंश थी, वारंगल की राजधानी काकतीय वंश थी। प्रताप सॉरी रामचंद्र देव काकतीय शासकों में गिने जाते हैं। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। बीरबल बीरबल के सम्राट, बीरबल का संबंध किससे है, बीरबल के संबंध है होसल से, होयसला से। और मदुरै के पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, मदुरै थी, ये पूछते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर आपको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, मदुरै इसमें कौन से थे? पांड्य वंश थे। वीर पांड्य नाम मालूम है आपसे। और होयसला वंश पूछे तो द्वार समुद्र की राजधानी थी, द्वार समुद्र, होसल। आइए अगला देखते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, इसके साथ साथ पूरा कवर भी करना। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक, मुगल शासक आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा कि ये मुगल शासक ये भी रहे हैं। हाँ, ये मुगल शासक रहे हैं, बट इन्हें कहते हैं लेटर मुगल, लेटर नहीं, बाद वाले मुगल, यानी औरंगजेब के मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। उसके बाद जो मुगल हुए हैं, और उसके बाद जो मुगल हुए हैं उन्हें बोलते हैं लेटर मुगल, उन्हीं का क्रम है ये क्रम पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इनके बारे में समझते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं आप बता रहा हूँ, आप बोलते सुनिए, आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुख सियर, रफीउल दरजद, रफीउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, उंगली पकड़ी है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुख सियर, रफीउल दरजद, रफीउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर लास्ट में है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, बहादुर शाह प्रथम से हुई थी। बहादुर शाह प्रथम है, इसमें नहीं है। फिर जहांदार, तो जहांदार भी है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुख सियर, अब रफीक बदर, रफीक दौला, मोहम्मद सारंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम की ऐसे देख लीजिए, इस तरह से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और नोट कर लीजिए आप। ये ऐसा क्रम रहा है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि टोटल लगाऊं 12 हुए थे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप। तो मैं जैसे जैसे दिमाग में आता रहेगा मैं बोलता रहूंगा। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुख सियर, रफीक दरजद, रफीक दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर सबसे अंत में हुए थे, और पहले हुए थे पहले क्या था, बहादुर शाह प्रथम, तो पहले बहादुर शाह प्रथम थे, ठीक है। और ऐसे पूछते कि किसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आप चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, आधुनिक भारत के क्वेश्चन। अब आज से तो दोस्तों, ऐसे ही आपको हर पेपर का, और जितने भी अभी एपीयू का आएगा एनालिसिस, इतना ही डीप एनालिसिस, एकदम मस्त तार खुल जाएंगे आपके दिमाग के, अच्छे से सबको पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको, एक एक दिमाग आपको ट्रिक के साथ याद करा देंगे। और करंट अफेयर का भी मंथली अब वीडियो आएगा आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आप अगर नए हो, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।